हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द कलेक्टर्स। ये एक कोरियन हाइस्ट मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी के स्टार्टिंग में हम पार्क नाम के आदमी को देखते हैं। पार्क को ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन में कुछ गड़ा हुआ है, इसलिए पार्क आगे बढ़कर अपनी स्टिक से जमीन में गड्ढा कर देता है। तभी पार्क को ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर से उसकी स्टिक पकड़ ली है। पार्क बड़ी मुश्किल से अपनी स्टिक बाहर निकालता है और फिर जमीन के पास जाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है। तभी पार्क को किसी की मदद मांगने की आवाज आती है। इसे सुन पार्क उस जमीन को खोदने लगता है और फिर ये सीन यहीं ब्लैंक हो जाता है। आगे सीन हाउलिंग टेम्पल की तरफ आता है। इस टेम्पल में सुबह सुबह एक मॉन्क झाड़ू लगा रहा था। तभी उसके पास दो और मॉन्क आते हैं और उसे इतनी सुबह झाड़ू लगाने का कारण पूछते हैं। तब दूसरा मॉन्क कहता है, कुछ ही दिनों पहले बीशिंग टेम्पल से 20 कीमती स्टैचू की चोरी हुई है और मुझे डर है कि कहीं अगली चोरी यहाँ ना हो जाए, इसलिए मैं सुबह सुबह ही यहाँ की देखभाल कर रहा हूँ। इसे सुन वह दोनों मॉन्क उस मॉन्क को इनकरेज करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। इन दोनों ने इससे पहले इस मॉन्क को यहाँ नहीं देखा था। इन्हें लगता है कि ये कोई नया मॉन्क होगा, इसलिए ये दोनों इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तभी वो मॉन्क झाड़ू लगाना छोड़ देता है और एक चॉकलेट निकालकर खाने लगता है। असल में ये कोई मॉन्क नहीं बल्कि वही चोर था जिसने पिछले टेम्पल से चोरी की थी। अगली सीन में इंस्पेक्टर वू को उस टेम्पल से एक पाई का पैकेट मिलता है। असल में वो चोर जहाँ भी चोरी करता था वहाँ एक पाई का पैकेट छोड़ देता था। अब इंस्पेक्टर वू टेम्पल के मॉन्क से उस चोर का चेहरा पूछते हैं, लेकिन इन्हें उसका चेहरा याद नहीं था क्योंकि उस समय काफी अंधेरा हो रखा था। इधर टेम्पल का मास्टर वू से गुजारिश करता है कि वो उस चोर को किसी तरह पकड़ ले। अगली सीन में चोरी की ये न्यूज टीवी पर दी जाती है। इस न्यूज को इधर कैंग भी सुन लेता है। दरअसल कैंग ही वो चोर है जिसने मूर्ति चुराई है। आगे हम एक आर्ट डीलर को देखते हैं। डीलर अपने दो कस्टमर के सामने एक एंशिएंट वास रखता है और उस वास के डिजाइन की काफी तारीफ करता है, जिससे कि वह दोनों कस्टमर उसे लेने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। डीलर उस वास को 50,000 येन में बेचने वाला था, लेकिन तभी वहां पर कैंग आ जाता है और वो उस वास को उठाकर उसे तोड़ देता है। इसे देखकर डीलर कैंग पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन कैंग कहता है ये आर्टिफैक्ट नकली है, इसे पास की दुकान से ही बनवाया गया है। तो इसे सुन वह दोनों कस्टमर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। वहीं डीलर को बहुत गुस्सा आता है, पर तभी कैंग डीलर के सामने वो मूर्ति रखता है जिसे उसने चुराया था। डीलर देखते ही समझ जाता है कि ये मूर्ति बहुत ही महंगी है, इसलिए डीलर इस मूर्ति को खरीदने के लिए हड़बड़ी करने लगता है और कैंग को 10 मिलियन येन का ऑफर देता है। लेकिन कैंग को पता था कि ये मूर्ति इससे भी बहुत महंगी है। कैंग डीलर की तोड़ी हुई वास के पैसे देकर वहां से चला जाता है और नए डीलर को ऑफर करता है। इधर सभी डीलर इस स्टैचू को खरीदना चाहते थे। आगे सीन एक डिजाइनर पर आता है जो जिन नाम के अमीर आदमी को बताता है जो भी इस वॉल्ट में जबरदस्ती आएगा उसे ये कैमरा शूट कर लेगा और उस आदमी की फोटो सीधा आपके फोन में शो होगी। इस वॉल्ट को सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट और आई प्रिंट से खोला जा सकता है। वॉल्ट के अंदर जाते ही आपको हर बार एक नया पासवर्ड डालना होगा। ये पासवर्ड आपके फोन में ही आता रहेगा। इस वॉल्ट को खोलने के लिए आपको इस चाबी की भी जरूरत पड़ेगी। तो जिन उस चाबी को वॉल्ट पर लगाता है और वो वॉल्ट खुलने लगता है। इधर ये सब जिन की असिस्टेंट यून भी गौर से देख रही थी। डिजाइनर आगे कहता है, इसी कमरे में आपका बेशकीमती ताबूत सही सलामत है और इस ताबूत को प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमने इस पर अलग से 1 मीटर की कोटिंग भी की है। चाहे जैसा भी चोर हो वो आपके इस एंशिएंट ताबूत को नहीं चुरा सकता। तब जिन थोड़ा आगे जाकर कहता है, क्या तुम भी इसे नहीं चुरा सकते? डिजाइनर कहता है, इसे मैंने बनाया है लेकिन फिर भी मैं इसमें चोरी नहीं कर सकता। तो इसे सुन यून डिजाइनर की तरफ देखने लगती है। आगे जिन वहां से जाते वक्त यून को एक ऑर्डर देता है कि वो उस डिजाइनर को मरवा दे। ऐसा बोलकर जिन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम कुछ गुंडों को देखते हैं। ये गुंडे डिजाइनर को बांधकर उसे फिश रॉड का कांटा निगलने को कहते हैं। फिर जैसे ही वो कांटा निकलता है वैसे ही वह लोग उसका फेस ढककर उसे पानी में फेंक देते हैं और उस कांटे के रॉड को खींचने लगते हैं, जिससे कि डिजाइनर की वही मौत हो जाती है। फिर सीन कैंग पर आता है। कैंग ने अभी तक वो स्टैचू किसी को भी नहीं बेची थी। तभी कैंग को कुछ गुंडे घेर लेते हैं। कैंग समझ जाता है कि उन गुंडों को उस स्टैचू के बारे में पता चल गया है। यहाँ इनके पास चाकू भी था, इसलिए कैंग उनके साथ शांति से चलने को मान जाता है। आगे हम डिप्टी कलेक्टर जोई को देखते हैं। वो गुंडे कैंग को जोई के पास ले आए थे। इधर कैंग जोई को वो बेशकीमती मूर्ति दिखाता है। इसे देखकर जोई कैंग के पास आकर बैठता है और कैंग को उसे इस मूर्ति को फ्री में देने की धमकी देता है।
इसे सुन कैंग एक ग्रीन टी उठाकर जोई के फेस पर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते वक्त कैंग की किसी से टक्कर हो जाती है, लेकिन कैंग संभल कर फिर से भागने लगता है। कैंग के पीछे जोई के बहुत सारे गुंडे पड़ गए थे। कैंग उनसे किसी तरह बचकर एक गली में पहुंचता है, लेकिन इधर जोई के लोग उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पर जोई भी आ जाता है और कैंग से मूर्ति छीनकर उसे मारने लगता है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर वू की एंट्री होती है। वू को देखकर जोई रुक जाता है। तब कैंग उठता है और वू से कहता है, ये आदमी मुझे मेरी बुद्धा की मूर्ति वापस नहीं कर रहा है। इसे सुन वू जोई से वो मूर्ति मांगता है, लेकिन जोई उस मूर्ति को नहीं देता। तब वो उस मूर्ति को छीनकर उसका कवर हटाता है, लेकिन ये मूर्ति बुद्धा की कोई नॉर्मल मूर्ति थी। इधर कैंग इंस्पेक्टर वू से खुश होकर वो मूर्ति उन्हें ही दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सीन हाइरी नाम की एक लेडी पर शिफ्ट होता है। हाइरी कैंग की बहन थी और असली मूर्ति हाइरी के पास थी। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि टकराते वक्त कैंग ने उससे वो मूर्ति एक्सचेंज कर ली थी। अगले सीन में हाइरी कैंग और कैंग के फादर पार्क टीवी देख रहे होती हैं। असल में पार्क वही आदमी था जिससे मूवी की फर्स्ट सीन में जमीन से कुछ आवाज आई थी। अब अचानक कैंग को जोई के आदमी का कॉल आता है। इसे देखकर कैंग थोड़ा सहम जाता है। अगली सीन में कैंग खुशी खुशी जोई से मिलने जाता है। इधर जोई कैंग से उस मूर्ति के बदले पैसे देने के लिए मान गया था। जोई कैंग को बताता है कि असल में वो मूर्ति किसी बड़े बिजनेसमैन जिन को खरीदनी है और मैं बस एक मीडियम हूँ। तभी वहाँ पर बिजनेसमैन जिन आ जाता है। तब जोई खड़ा होकर जिन से मिलने लगता है। फिर इतने में ही वहाँ पर यून की एंट्री होती है। यून की बातों से पता चलता है कि वो जोई को पहले से ही जानती थी। आगे यून कैंग के स्टैचू को अच्छे से चेक करती है और कहती है ये नकली पीस है। इसे सुनकर जोई हंसता है क्योंकि अब कैंग की चोरी पकड़ी गई थी। अगले सीन में हम कैंग को जिंदा देखते हैं। दरअसल इन्होंने कैंग को छोड़ दिया था ताकि कैंग कल असली स्टैचू ले आए, पर कैंग कहता है वो स्टैचू असली ही थी, फिर तुमने उसे नकली क्यों कहा? यून कहती है अगर मैं जिनको सच बता देती तो वो बाकी लोगों की तरह तुम्हें वहीं पर मार डालता। तुम कुछ दिनों बाद असली मूर्ति लेकर हमारे पास वापस आ जाना। ऐसा बोलकर यून कैंग को अपना कार्ड देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जोई भी ये बात किसी को नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में हम कैंग और पार्क को गेम खेलता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर हाइरी आकर उन्हें एक ट्रैकर दिखाती है। कैंग इसे देखकर जल्दी से अपने स्टैचू की तरफ भागता है। इधर हाइरी ने स्टैचू के अंदर एक ट्रैकर फिट कर दिया था और ये ट्रैकर स्टैचू में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। इसे देखकर कैंग को एक आइडिया आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं। यून एक म्यूजियम में एंशिएंट चीजों के बारे में बता रही थी और साथ ही लोगों के सवालों के जवाब भी दे रही थी। तभी यून वहाँ पर कैंग को नोटिस करती है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। आगे कैंग यून की गाड़ी में था। इधर ये दोनों उस स्टैचू को बेचने जा रहे थे। रास्ते में यून कैंग से पूछती है तुम इतने पैसों का क्या करना चाहते हो? तो कैंग कहता है मैं इन पैसों से एक आलीशान घर खरीदूंगा। आगे यून कैंग को एक कैसीनो के अंदर ले जाती है। इधर इन्हें एक आदमी मिलता है। इसी के साथ इन्होंने डील फिक्स की थी। वो आदमी इन्हें दूसरे कमरे में ले जाता है। आगे कैंग के सामने 200 मिलियन येन के चिप्स का कलेक्शन रखा जाता है। कैंग उस मूर्ति के बदले उनसे वो चिप्स ले लेता है। यून उससे कहती है तुम इन चिप्स से पैसे निकलवा सकते हो या अगर चाहो तो इसे डबल करने के लिए कैसीनो भी खेल सकते हो। तो कैंग इस पर मान जाता है। आगे कैंग वो सारे चिप्स रेड कलर पर लगाता है, लेकिन पोकर शुरू होने पर बॉल ब्लैक कलर पर जाकर रुकती है और कैंग का नुकसान हो जाता है, जिससे कि वो सारे पैसे चले जाते हैं। गेम खत्म होकर कैंग यून के पास जाता है और उसे अपनी फटी हाल सुनाता है। इसे सुन यून कैंग को रेस्टोरेंट में इन्वाइट करती है। आगे रेस्टोरेंट में यून कैंग से कहती है तुम अपने सपनों का घर कैसे बना पाओगे? शायद मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी पड़ेगी। उस चोरी के बदले में तुम जितना हारे हो उससे भी ज्यादा तुम्हें मिलेगा। तो कैंग मान जाता है। तब यून कैंग को गाड़ी की चाबी देती है। अब ये गाड़ी कैंग की हो चुकी थी। कैंग उस गाड़ी के अंदर बैठता है। गाड़ी में उस जगह की फोटो थी जहाँ कैंग को अगली चोरी करनी थी। साथ ही एक ताबूत की भी फोटो थी। इसका मतलब कैंग को ताबूत में लगी दीवार को चुराना होगा। तभी कैंग को यून का कॉल आता है। कैंग कहता है मैं तुम्हारी डील के लिए मान गया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी गाड़ी पसंद नहीं आई। इसका कलर रेड है और आज मैं उसी कलर से 200 मिलियन हारा हूँ। ऐसा बोलकर कैंग कॉल रख देता है। अगली सुबह हम मिस्टर जोन्स को देखते हैं। जोन्स इंडियाना जोन्स का फैन था, इसलिए वो शहर में फैन बेचा करता था, लेकिन इधर उसके फैन ज्यादा नहीं बिक रहे थे। तभी जोन्स के स्टॉल के पास हाइरी और कैंग आते हैं। हाइरी को पता था कि जोन्स ने एंशिएंट चीजों में पीएचडी की हुई है और वो ताबूत खोदने में एक्सपर्ट है, इसलिए हाइरी जोन्स की तारीफ करते हुए उसे इंडियाना जोन्स कहती है और जोन्स भी वैसी ही हरकतें करने लगता है।
फिर हायरी जोन्स को बताती है कि उन्हें इस ताबूत की चोरी के लिए उसकी मदद चाहिए। इसे सुनते ही जोन्स उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो कोई चोर नहीं बल्कि एक सीधा साधा सेल्समैन है। तब हायरी रोड के पास जाकर कहती है, इस सड़क में दूर दूर तक कोई फैन खरीदने वाला मुझे दिख नहीं रहा। ऐसा बोलकर ये दोनों जोन्स की टांग खींचते हैं। तभी कैंग कैलकुलेट करके दिखाता है कि जोन्स को इस चोरी में कितने पैसे मिलेंगे। इसे देखकर जोन्स अपनी हैट पहनकर इस काम के लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में जोन्स इन्हें चाइना के उस गांव का मैप दिखाता है जहां इन्हें ताबूत की चोरी करनी है। ताबूत की दीवार को तोड़ने का काम डॉक्टर जोन्स करेंगे और कैंग उस ताबूत के अंदर जाएगा। आगे ये दोनों चाइना के स्टेशन में होती हैं। तभी वहां पर इन्हें पिक करने यांजी नाम का एक आदमी आता है। यांजी अपनी मिनी ट्रक से उन दोनों को उस लोकेशन में ले चलता है जहां वो ताबूत था। रात के समय यांजी इन्हें ताबूत का एरिया दिखाता है। डॉक्टर जोन्स बाइनोक्यूलर से देखते हैं कि इस एरिया में उन्होंने गार्ड्स रख लिए थे। इन गार्ड्स के बारे में इन्हें पहले से नहीं पता था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए कैंग को एक आइडिया आता है। अगले सीन में ये तीनों घास के कपड़े पहनकर उस एरिया की चेकिंग करने लगते हैं। इधर एक जगह पर कैंग को मिट्टी से स्मेल आती है जिससे वो समझ जाता है कि इस जगह वो ताबूत है। फिर जोन्स उस जगह पर खुदाई करने लगता है। फिर अचानक से ये तीनों घास के ढेर बन जाती हैं। दरअसल इधर एक पुलिस वाला चेकिंग कर रहा था। उसके जाने के बाद कैंग को किसी दूसरी जगह से बॉडी की स्मेल आती है। आगे ये तीनों उस जगह को खोदकर उसके अंदर अपना सारा सामान लेकर जाती हैं। ये ताबूत बहुत बड़ा था और इस ताबूत में लगी पेंटिंग जिन्हें म्यूरल्स कहा जाता था, इन्हें इसी की चोरी करनी थी। इधर ये दोनों स्टेबलाइजर स्प्रे को निकालकर उसे उन म्यूरल्स पर छिड़क देती हैं ताकि म्यूरल्स आसानी से निकल आए और फिर कटर लेकर उन म्यूरल्स को काटने लगती हैं। इधर ये दोनों उन म्यूरल्स को पैरेलल में काटती हैं क्योंकि म्यूरल्स के बीच में एक रस्सी दबाई जाती थी। पैरेलल में काटने से वो रस्सी अपने आप निकल आती है और इनके लिए म्यूरल्स को निकालना और आसान हो जाता है। ये लोग म्यूरल्स को निकालकर यांजी को देती हैं और यांजी उन म्यूरल्स को कलेक्ट करके एक बॉक्स में रख देता है। फिर जैसे ही काम होता है वैसे ही यांजी उन दोनों पर गन तान लेता है। जोन्स को लगता है कि यांजी मजाक कर रहा है लेकिन यांजी यहाँ सीरियस था। इधर कैंग पूछता है तुम्हें किसने हायर किया है, पर यांजी अपने मालिक का नाम नहीं बताता और उन्हें मरने के लिए तैयार होने को कहता है। तब कैंग पहले मरने से इनकार कर देता है और यांजी से कहता है तुम पहले जोन्स को मार दो, पर जोन्स भी पहली गोली खाने से मना कर देता है और ये दोनों यांजी को उलझाए रखती हैं। फिर कैंग जोन्स के जेब से चाकू निकालकर यांजी की गन गिरा देता है और अब इन्हें लगता है कि ये दोनों यांजी से जीत जाएंगे, लेकिन यांजी अकेला ही इन दोनों को पकड़ पकड़ कर मारता है और गन उठाकर जोन्स पर तान लेता है। लेकिन तभी कैंग वहां पर अंधेरा कर देता है। अंधेरे की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। जब कैंग अपनी फ्लैशलाइट ऑन करता है तो उसे जोन्स के ऊपर यांजी चाकू लेकर खड़ा दिखता है। इसे देखकर कैंग यांजी के सर पर मारता है और यांजी यहीं बेहोश हो जाता है। तभी यांजी के फोन में किसी का कॉल आता है। कैंग आगे बढ़कर यांजी का फोन निकालकर कॉल रिसीव करता है। कॉल में कोई कह रहा था, क्या तुमने मिस्टर जोई का काम कर दिया? तो इसे सुनकर कैंग समझ जाता है कि यांजी को मिस्टर जोई ने हायर किया था। अगले सीन में एक ट्रक को खोला जाता है। उस ट्रक के अंदर कैंग और जोन्स थे। ये दोनों यहाँ छिपकर आए थे। इधर कैंग बात करते वक्त जोई के पीछे जिन की गाड़ी देखता है और जोन से म्यूरल लेकर जोर से कहता है, अगर तुम्हें ये म्यूरल चाहिए तो गाड़ी से निकलकर मुझसे फेस टू फेस बात करो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। इसे सुन जिन गाड़ी से बाहर आता है। अब कैंग भी म्यूरल लेकर जिन के पास जाता है। इधर जिन देखते ही समझ गया था कि ये म्यूरल असली है। तब म्यूरल को साइड रख के कैंग जिन से सीधा पैसों की बात करता है और बताता है इस म्यूरल को वहां से लाने में हमने बहुत मेहनत की है, इसलिए आपको हाथों हाथ पैसे देने होंगे। ऐसा बोलकर कैंग हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तब जिन उसे हाथ मिला लेता है। असल में हैंडशेक सिर्फ एक बहाना था। कैंग बस जिन के हाथ में लगा निशान देखना चाहता था। तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है। इधर कैंग के फादर कैंग को एक छोटे से टनल के अंदर भेजते हैं। इस टनल में एक वास था। वास को लेकर कैंग जैसे ही टनल से बाहर आता है वैसे ही उसे टनल के पास उसके फादर नहीं बल्कि जिन दिखता है। जिन छोटे कैंग को बहलाकर उससे वो बेशकीमती वास ले लेता है। वास मिलते ही एक डेड बॉडी नीचे गिरती है। ये बॉडी कैंग के फादर की थी। इसे देखकर कैंग रोने लगता है। तभी ऊपर से जिन एक चोकोपाई का पैकेट फेंकता है और फिर जिन का आदमी कैंग और उसके फादर को वहीं दफनाने लग जाती हैं। आगे उसी सुबह पार्क को मिट्टी से आवाज आती है। दरअसल इस हादसे के बाद से पार्क ने कैंग को अडॉप्ट कर लिया था और असल में हायरी पार्क की सगी बेटी थी जिसे कैंग अपनी बहन मानता था। प्रेजेंट में कैंग को ये सारी बातें याद आ गई थी। अब कुछ दिनों बाद हम डॉक्टर जोन्स को देखती हैं।
जोन्स ने अपनी पूरी पेमेंट एक गाड़ी खरीदने में खर्च कर दी थी। आगे जोन्स कैंग की फैमिली के साथ लंच करने लगता है। ये सभी उस म्यूरल से मिली पेमेंट का मजा ले रहे थे। तभी जोन्स कैंग से अगली चोरी के बारे में पूछता है। तब कैंग कहता है सियोलिंग। इसे सुन जोन्स शॉक रह जाता है। दरअसल ये एक मकबरा था जो कि सियोल में बना था। कैंग इस प्लान के बारे में यून को भी बताता है, लेकिन यून कहती है एक्सपर्ट्स का कहना है कि सियोलिंग के मकबरे को 15वीं सेंचुरी में ही जापानीज लोगों ने लूट लिया था और अब उस मकबरे में कुछ नहीं है। कैंग कहता है वो जापानीज लोग उस मकबरे में सिर्फ खजाना ढूंढना चाहते थे, लेकिन वो खजाने के लालच में एक एंशिएंट मास्टरपीस द रॉयल स्वॉर्ड को भूल गए। अब यून के एक्सप्रेशन के साथ ही ये सीन एंड होता है। अगले सीन में कैंग उस स्वॉर्ड के बारे में जिन को बताता है। कैंग कहता है उस मकबरे में आज भी वो रॉयल स्वॉर्ड है। उस स्वॉर्ड में किंग तेजियो के फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं। जिन कहता है जब किंग तेजियो ने किंग वू की हत्या की थी तो उसके बाद ही उस स्वॉर्ड को मिटा दिया गया था और अब वो स्वॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करती। कैंग कहता है ये सिर्फ अफवाह है। असल में उस स्वॉर्ड को खत्म करने से पहले ही एक शाही खजाने में छिपा लिया गया था। फिर काफी समय बाद वो स्वॉर्ड किंग स्योंजो को मिला और किंग स्योंजो ने उस तलवार को शियोलिंग के मकबरे में गाड़ दिया। अभी वो तलवार वही है। तो जिन इस बात का प्रूफ मांगता है। तब कैंग अपनी जेब से एक प्राचीन डॉक्यूमेंट निकालता है। इस डॉक्यूमेंट में कैंग की बताई हर बात लिखी हुई थी। एक स्पेशलिस्ट चेक करके बताता है कि ये डॉक्यूमेंट 15वीं सेंचुरी में किंग स्योंजो ने ही लिखा था और इसमें उस तलवार के बारे में भी वही बताया गया है जो कैंग ने बताया है। इसे सुन जिन कहता है तुम्हें ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिला। कैंग कहता है मुझे ये डॉक्यूमेंट एक कंपनी के एम्प्लॉय ने दिया था, पर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस स्वॉर्ड को सुरक्षित रख पाएंगे या नहीं। तो जिन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। कैंग कहता है कुछ दिनों पहले मैंने एक आदमी को पेंटिंग बेची थी। वो पेंटिंग मुझे कल रोड में फेंकी हुई मिली। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कुछ चुराऊं वो सब एक सेफ जगह पर जाए। तो जिन उसके कहने का मतलब समझ जाता है। अगले सीन में जिन कैंग को एक कमरे में ले आता है और एक बटन दबाते ही वो कमरा लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगता है। दरअसल कैंग कंफर्म करना चाहता था कि उसके चुराए गए सामान सुरक्षित है या नहीं। आगे जिन अपना फिंगरप्रिंट डालता है और फिर लॉक खोलकर ये तीनों उस वॉल्ट के अंदर जाती हैं। इस वॉल्ट को देखकर कैंग बहुत खुश होता है। इस वॉल्ट में तरह तरह के पुराने आर्टिफैक्ट थी। इन्हीं में से एक कैंग की चुराई हुई बुद्धा की मूर्ति भी थी। तभी अचानक से कैंग की नजर उसी वास पर जाती है जिसे लेने के लिए जिन ने उसके फादर को मार दिया था। इसे देखकर कैंग एकदम से शांत हो जाता है और तभी जिन उस पर गन तान लेता है। जिन को समझ आ गया था कि कैंग इधर किसी मकसद से आना चाहता था। तो कैंग मुड़कर कहता है सच बताओ तो मैं बस देखना चाहता था कि यहाँ कुछ चुराने लायक है या नहीं, लेकिन इतनी सिक्योरिटी में कुछ भी चुराना इम्पॉसिबल है। इवन अगर मैं कुछ चुरा भी लूँ तब भी मैं इन्हें नहीं बेच सकता। तो जिन कैंग पर गन हटाकर उसे शाही तलवार चुराने को कहता है, पर कैंग कहता है इस पर काफी खर्चा आएगा, लेकिन जिन हर खर्चा देने को तैयार था। अगले सीन में कैंग और यून एक ही बिल्डिंग में थे। इस बिल्डिंग से कैंग को किसी के गाने की आवाज आ रही थी। इस गाने को यून भी सुनने लगती है और तभी ये दोनों किस कर लेते हैं। अगले दिन हम शोवेल लेग नाम के आदमी को देखते हैं। शोवेल लेग कई सालों से एक जेल में बंद था। इस जेल से निकलती ही कैंग की टीम शोवेल लेग के पास आती है। इन्हें इस चोरी के लिए किसी गड्ढा खोदने वाले की जरूरत थी और इस काम में शोवेल लेग एक्सपर्ट था। इधर ये लोग शोवेल लेग को अप्रोच करते हैं कि वो उनके लिए काम करे, बदले में उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। पर अब शोवेल लेग को इस काम में इंटरेस्ट नहीं था। तभी शोवेल लेग के साइड से एक लेडी गुजरती है और शोवेल लेग उसे ही देखने लगता है। इसे देखकर कैंग शोवेल लेग की सेटिंग कराने का ऑफर देता है, तो शोवेल लेग जल्दी से इन्हें ज्वाइन कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में कैंग, यून, जोन्स और जोई मिलकर प्लान बनाने लगते हैं। इनका प्लान उस मकबरे के पास टनल बनाकर उस टनल से सीधा उस कब्र के अंदर जाना था जहाँ पर वो तलवार रखी हुई थी। इसके बाद ये लोग सबसे पहले उस मकबरे के पास एक दुकान ढूंढते हैं। आगे जिन पैसे देकर इस दुकान को खरीद लेता है। उसी दुकान से एक क्लब भी जुड़ा हुआ था। जिन सभी को उस क्लब से भगा देता है और क्लब के ऑफिशियल्स को मार पीट कर उससे जबरदस्ती क्लब छीन लेता है। रात के समय ये लोग शॉप को रेनोवेशन के बहाने से दुकान बंद कर देती हैं। दरअसल इसी के साइड में इनका क्लब था। इस क्लब के अंदर ये लोग गड्ढा खोद रहे थे और ताकि गड्ढा खोदने की आवाज ना आए इसलिए इन्होंने जोई को गाना गाने के लिए कह रखा था, जिससे कि खुदाई की आवाज जब जाती थी जहाँ पर जोई गाना गाता था उसी जगह पर खुदाई की जाती थी। खुदाई के बाद जितनी भी मिट्टी जमा होती थी उसे ये लोग ट्रक से फिकवा देते थे। प्रेजेंट में कैंग कहता है असली प्रॉब्लम उस मकबरे के अंदर का कब्र है। उसी कब्र के अंदर वो तलवार रखी हुई है, लेकिन वो कब्र चारों साइड से लाइमस्टोन से ढका हुआ है। लाइमस्टोन को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है।
तब जोई कब्र को ब्लास्ट करने का आइडिया देता है, पर इससे तलवार भी नष्ट हो सकती थी, इसलिए सभी लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी कैंग को एक आइडिया आता है जो वो बाद में बताएगा। अब इसी तरह ये लोग काफी बड़ा सुरंग बना लेते हैं। लेकिन एक दिन उस क्लब के पास इंस्पेक्टर वो आता है। वो गार्ड्स की बात ना मानते हुए जबरदस्ती उस क्लब के अंदर चला जाता है। इस बारे में गार्ड्स जोई को इन्फॉर्म कर देता है। फिर वू के क्लब में आते ही जोई वहां आ जाता है। जोई अपने लोगों से वू को वीआईपी रूम में ले जाने को बोलता है, लेकिन वो जबरदस्ती ही क्लब की दूसरी तरफ जाने लगता है। इसी तरफ टनल वाला कमरा था। इधर जमीन में वो गीली मिट्टी देखता है, जिससे कि उसका शक और पक्का हो जाता है और वो आगे जाने लगता है। हालांकि जोई वो को रोकता है, लेकिन वो जबरदस्ती ही टनल वाले कमरे में घुस जाता है। इधर सभी को पता था कि वो आने वाला है, इसलिए ये सभी अजीब कपड़ों में गे की तरह डांस कर रहे थे। वो ये सब देखकर हैरान होता है। तभी वहाँ पर कैंग भी आ जाता है। कैंग वू को अपना डांस दिखाकर उसके कपड़े खोलकर उसे भी अपने साथ डांस करने को बोलता है और अपना कार्ड भी देता है, लेकिन वो ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये लोग एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में कैंग बताता है कि टनल के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसे निकालना मुश्किल है। तब ब्लैक कहता है हम उस पत्थर को ब्लास्ट करके निकालेंगे, पर जोई कहता है अगर यहाँ ब्लास्ट हुआ तो लोगों को आवाज आ जाएगी। पर कैंग के पास इसका भी एक समाधान था। अगले सीन में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है। इस ट्रक के सिलेंडर में इन्होंने एक बॉम्ब फिट किया हुआ था। दूर से कैंग इस बात का ध्यान रख रहा था कि सड़क में कोई ना हो। फिर जैसे ही सिग्नल रेड होता है, कैंग अपने लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। इसे सुनकर लैग बॉम्ब के बटन को दबा देता है। दरअसल ये लोग 2 बॉम्ब एक साथ ब्लास्ट करने वाले थे ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन इधर कोई ब्लास्ट नहीं होता। दरअसल बॉम्ब के रिमोट की बैटरी में दिक्कत आ गई थी। लैग बैटरी फिक्स करके फिर से बटन दबाता है, पर इतने में ही कैंग की नजर एक पपी पर जाती है जो उस ट्रक के पास था। कैंग जल्दी से भागकर उस पपी को पकड़ लेता है और तभी दोनों बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती हैं और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आगे इंस्पेक्टर वू इस ब्लास्ट के बारे में पता करता है। तब एक आदमी बताता है कि ब्लास्ट के साथ उसे एक छोटे से अर्थक्वेक का भी एहसास हुआ था। ये बात वू को अजीब लगती है। तभी वू उस शॉप में एक कैमरा देखता है। आगे वो और वो आदमी ब्लास्ट का फुटेज देखते हैं। इसमें कैंग ने उस पपी को ब्लास्ट होने से पहले ही बचा लिया था। इसे देखकर इंस्पेक्टर वू को शक हो जाता है। वो वीडियो पॉज करके कैंग का चेहरा देख लेता है और उसे कैंग के बारे में याद आ जाता है। अगले सीन में जैसे ही कैंग क्लब के अंदर आता है, वैसे ही जोई का आदमी कैंग को बेहोश कर देता है। कैंग की आंखें जब खुलती है तब वो अपने सामने जिन को देखता है, जिनको एक तस्वीर मिली थी जिसमें कैंग और इंस्पेक्टर एक साथ थे। जिनके लोगों को लगता है कि कैंग उनसे धोखा कर रहा है। इधर जोई कैंग को भी उस डिजाइनर की तरह मानने लगता है। तभी कैंग कहता है मुझे आपको कुछ बताना है, तो आगे कैंग को पास लाकर उसका मुंह खोला जाता है। कैंग कहता है इंस्पेक्टर मुझसे बुद्धा के स्टैचू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आया था, लेकिन वो मुझे नहीं बल्कि जोई को पकड़ना चाहता था, क्योंकि इंस्पेक्टर ने जोई को कहता सुना था कि जोई वो स्टैचू आपको ना देकर खुद रख लेगा। इसलिए इंस्पेक्टर को जोई पर शक हो गया था। तो इसे सुन जोई गुस्सा होता है और कैंग का कॉलर पकड़ लेता है, पर कैंग के पास इस बात का सबूत उसके फोन में था। तो मिस्टर जिन कैंग का फोन निकलवाते हैं। इस फोन में जोई की आवाज थी। जोई कह रहा था कि मैं उस स्टैचू को अपने पास रख लूंगा और जिन को इसकी खबर भी नहीं होगी। जोई कहता है ये सब झूठ है, लेकिन इधर यून कहती है असल में मिस्टर जोई उस स्टैचू के बारे में आपको नहीं बताना चाहते थे, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तो इसे सुन जिन एक रॉड उठाता है और जोई को बहुत पीटता है। नेक्स्ट सीन में कैंग अपने बनाए गए टनल को देखने जाता है। ये टनल बहुत गहरा था। टनल के ऊपर कैंग के साथी थे, वह दोनों कैंग को ऊपर लाते हैं। फिर ये तीनों टनल के और अंदर जाने लगते हैं। टनल के अंदर जाते जाते सीवर की लाइन आती है और तभी टनल खत्म हो जाता है। कैंग टनल के ऊपर लगे सीवर कंटेनर के ऊपर एक कैमरा डालता है। इस कैमरे से ये लोग ऊपर के सिक्योरिटी गार्ड्स को देख सकते थे। लैग कहता है आगे सुरंग खोदना बहुत रिस्की है, इससे उन लोगों को पता चल जाएगा। तब कैंग कहता है हम बारिश में गड्ढा खोदेंगे, उस समय कोई गार्ड ग्राउंड के आसपास नहीं भटकेगा। अगले सीन में हम यून को देखते हैं। यून अपने हाथों से जिन के पीठ की मसाज करने लगती है, साथ ही अपने फोन से साइड में पड़ी लॉकर की चाबी को स्कैन करती है। दरअसल यून वो वॉल्ट लूटना चाहती थी। यून उस चाबी का 3D प्रिंट एक स्पेशलिस्ट को सेंड करती है और वो स्पेशलिस्ट हूबहू वैसी ही चाबी तैयार कर देता है। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन का कैंग को इंतजार था। कैंग के साथ ही बारिश के मौके पर आगे की खुदाई जारी करते हैं। फिर अगली सुबह हम डिजाइनर को देखते हैं। डिजाइनर अभी जिंदा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जोई के लोग वहां से चले गए थे, तब दूर से ये सारा नजारा यून देख रही थी। यून ने अपने साथियों की मदद से डिजाइनर को बचा लिया था।
आगे यून डिजाइनर से बात करती है। तब डिजाइनर यून को एक केस देता है। इस केस के अंदर जिन के फिंगरप्रिंट्स और आई प्रिंट्स थे। यून इसे रख लेती है। डिजाइनर कहता है मगर वॉल्ट को सिर्फ उस ओरिजिनल चाबी से ही खोला जा सकता है। तब यून ओरिजिनल चाबी दिखाती है। असल में यून ने वो नकली चाबी बदलकर असली चाबी चुरा ली थी। अब सीन वापस से उस सुरंग की तरफ आता है। इस सुरंग को खोदते वक्त इन्हें फाइनली वो कब्र मिल जाता है जिसके अंदर तलवार रखी हुई थी। कुछ देर बाद ये लोग एक एसिड सॉल्यूशन से उस स्लाइम की कब्र को पिघलाने लगती हैं। दूसरी तरफ जिन ये सब होते हुए अपने मॉनिटर से देख रहा था। अगर उस बॉक्स से तलवार नहीं निकली तो जिन इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। आगे वैसे भी उस स्लाइम में ड्रिल करके छोटा सा छेद बना के उसके अंदर कैमरा डालते हैं। कैमरे को 360 डिग्री घुमाने पर इन्हें वो तलवार दिख जाती है। इसे देखकर जिन को बहुत खुशी होती है। जिन जोई से कहता है उनसे तलवार निकलवाकर उन्हें मार डालो। इसके बाद जोई उस टनल के अंदर जाता है। टनल में काम करते वक्त जनरेटर खराब हो जाता है और कैंग के लोगों को काम रोकना पड़ता है, लेकिन जोई चाकू दिखाकर उन्हें आज ही तलवार निकालने की धमकी देता है। तब कैंग कहता है अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें थोड़ा नीचे जाकर एक ब्लास्ट करना होगा जिससे कि चांस है कि कब्र नीचे से टूट जाएगा। अब यहाँ पर बहुत जल्दी पानी इकट्ठा हो रहा था, इसलिए इन्हें यही आइडिया सही लगता है। अब जोई कैंग पर चाकू अड़ा देता है और जोन्स को ब्लास्ट करने भेजता है, लेकिन जोन्स इधर लाइट ऑफ कर देता है। जिसके बाद कैंग, जोन्स और जोई में बहुत लंबी फाइट होती है और अंत में जोई सैलाब में बह जाता है। तभी कैंग वहाँ कुछ नोटिस करता है और पानी के अंदर चला जाता है। इसे देखकर जोन्स चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कैंग डूब गया है। तभी कैंग उसके साइड में आता है और कहता है मैं तुम्हारी हैट लेने गया था। इसे देखकर जोन्स और कैंग गले मिलते हैं। वहीं ये सब देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी इसी मौके के इंतजार में यून जिन का फोन नकली फोन से रिप्लेस कर देती है। आगे यून वॉल्ट के अंदर पहुंचती है और केस में रखे हुए आई प्रिंट और थंब प्रिंट को अपने हाथ में फिट करके मशीन में स्कैन करती है। स्कैनिंग के बाद वो वॉल्ट खुल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैंग और जोन्स के टनल से बाहर आते ही जिन उन्हें गन पॉइंट में लेकर उन पर गन लोड कर लेता है क्योंकि वह दोनों उसके लिए तलवार नहीं ला सके। कैंग कहता है मेरे पास अभी एक रास्ता है उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने का। जरा सोचो, अगर हम गैस और वाटर की सप्लाई से बहुत सारे हैंडपंप ब्लास्ट कर दें तो वहाँ भीड़ लग जाएगी और हम इस दौरान उस मकबरे में गड्ढा खोदकर उस तलवार को निकाल लेंगे। तो ये आइडिया जिनको पसंद आता है। अगली सीन में शहर के बहुत सारे हैंडपंप अपने आप ही ब्लास्ट होने लगते हैं जिससे कि सड़क में एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ बहुत सारी भगदड़ मच जाती है। इस दौरान कैंग और उसके लोग रेस्टोरेशन टीम की ड्रेस में एक पुलिस वाले से परमिशन लेकर उस मकबरे के अंदर जाते हैं। इधर ये लोग अपना कैंप बना लेते हैं ताकि इन्हें गड्ढा खोदते वक्त कोई न देख सके। दूर से ये सब होते हुए इंस्पेक्टर वो देख रहा था। आगे कैंग अपनी पूरी ताकत से उस कब्र को निकालता है जिसके अंदर स्वाड थी। फिर मिस्टर जिन उस कब्र को खोलते हैं, लेकिन उन्हें दिखता है कि इस कब्र में कुछ नहीं था। इसे देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं और उनका सीधा शक कैंग पर जाता है। उन्हें लगता है कि कैंग ने तलवार की चोरी की है और इसलिए वो उस पर गन तान लेती हैं। लेकिन कैंग कहता है आप सब कुछ कैमरे से देख रहे थे और ये कब्र भी आपके सामने खुली है तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ। जिन कहता है मुझे सिर्फ उस तलवार से मतलब है, वो कहाँ है। कैंग कहता है क्या उस बेकार सी तलवार के लिए आप किसी की भी जान ले सकती हैं। जिन कहता है मैं उस एंटीक के लिए तुम्हारे जैसे हजारों को मार सकता हूँ। तो कैंग कहता है इसलिए तुमने उस ग्रेव रॉबर को भी मारकर उसके बच्चे को जमीन में गाड़ दिया था। इसे सुन जिन को झटका लगता है। तब कैंग कहता है मैं ही उस ग्रेव रॉबर का लड़का हूँ और मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। जिन कहता है बकवास बंद करो और बताओ वो स्वाड कहाँ है। कैंग हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो स्वाड एग्जिस्ट करती है। असल में हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया था ताकि तुम्हारा ध्यान हम पर रहे और हम इससे भी बड़ी चोरी कर ले। इसी के पैलर में हम यून को देखते हैं। यून देखती है कि पूरा वॉल्ट खाली था। इसे देखकर यून जोर से चिल्लाती है और इतने में ही यून को जमीन में एक गड्ढा दिखता है। असल में यहाँ कैंग की दूसरी टीम ने सारे एटिक की चोरी कर ली थी। इधर कैंग का एक नोट भी था जिसमें उसने जिन को बहुत सारी गालियाँ लिखी थी। अगले सीन में जिन कैंग के कंधे पर गोली मार देता है और उसके एंटिक उसे वापस लाने को बोलता है। तब कैंग कहता है मुझे भी इसी मौके का इंतजार था, मैं तुम्हारे साथ इधर मरने ही आया था। अब इतने में ही कैंग के ऊपर ढेर सारी मिट्टी पड़ती है। इस मिट्टी को बुलडोजर से डाला जा रहा था। इधर मौका देखकर कैंग जिन की गन फेंक देता है। इस दौरान जिन का हाथ टूट गया था। अब कैंग जिन की गन उस पर तान कर शूट कर देता है, लेकिन ये गोली उसे नहीं लगी थी। कैंग कहता है मैं तुम्हारी तरह कोई किलर नहीं हूँ। ऐसा बोलकर कैंग गन नीचे फेंक देता है और ऊपर जाने लगता है। इसी मौके को देखकर जिन गन उठाकर कैंग पर शूट करता है, लेकिन ये गन खाली थी। कैंग के बाहर आते ही हम देखते हैं कि कैंग के लोगों ने जिन के लोगों को बांधकर उनकी जगह ले ली थी।
इधर कब्र के अंदर जिन बहुत चिल्ला रहा था। तभी कैंग जिन के पास आता है और वैसा ही पाई फेंकता है जैसा उसने उसके बचपन में फेंका था। जिन जैसे ही उस पाई को उठाकर देखता है वैसे ही कैंग के लोग उस पर ढेर सारी मिट्टी डाल देते हैं और जिन वहीं दब जाता है। अब अगले दिन पुलिस को एक ट्रक मिलती है। पुलिस वाला इस ट्रक को जैसे ही खोलता है उसे वहाँ बहुत सारी एंटिक चीजें दिखती हैं जो जिन ने इलीगली अपने पास रखी थी। अब पुलिस वाले इन एंटिक को उनके मालिकों तक पहुँचाने का काम शुरू कर देते हैं। इस ट्रक को इधर कैंग की टीम ने रखा था और इस प्लान में उनके साथ इंस्पेक्टर वू भी था। कैंग ने इंस्पेक्टर वू को बताया था कि अगर वे दोनों एक साथ काम करेंगे तो जिनके चुराए गए सारे आर्टिफैक्ट्स उनके मालिकों तक पहुंच सकती हैं। तो इस पर वू भी राजी हो गया था। असल में कैंग की टीम दो प्लान में एक साथ काम कर रही थी। एक तो जिन की कंपनी से एंटिक को चुराना और दूसरा जिन को भटकाए रखना। लैग और हायरी हर रोज उस वॉल्ट की तरफ खुदाई करते थे, वहीं कैंग और जोन्स मकबरे की तरफ खोदते थे और ये दोनों टनल्स एक साथ तैयार हुए थे। असल में इन्होंने जेम्स को भी पैसे खिलाए थे। जेम्स वही था जो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। जेम्स ने झूठ बोलकर उस डॉक्यूमेंट को असली बताया था। वहीं हैरी टेक्नोलॉजी में आगे थी। उसने कब्र में तलवार होने का नकली फुटेज तैयार किया था और बाद में वही फुटेज उसने कैमरे से कनेक्ट कर दिया था। वहीं जब कैंग पहली बार जिनके वॉल्ट में गया था तो उसने वहां चुपके से एक ड्रोन छिपा लिया था। बाद में रिमोट कंट्रोल के जरिए हैरी ने उस ड्रोन को कंट्रोल करके उससे लेजर लाइट सिस्टम डीएक्टिवेट कर दिया था और इसके बाद ही उन्होंने उधर ब्लास्ट करके चोरी की थी। अब प्रेजेंट में कैंग और उसकी टीम वहां से चली जाती है। इधर गाड़ी में लैग इसी सोच में था कि इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें एक पैसा नहीं मिला। इसे सुन कैंग गाड़ी रोकता है। असल में गाड़ी की डिक्की में इन्होंने बहुत सारे पैसे छिपा रखे थे। ये पैसे जिनके उसी वॉल्ट में रखे हुए थे। इन पैसों को देखकर लैग इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ न्यूज में दिखाते हैं कि रिपोर्टर्स को कब्र में जिन की बॉडी मिली थी और जिन अब भी जिंदा था। आगे हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो यून का इंटरव्यू ले रहा था। असल में सभी को लग रहा था कि जिन के इतने सारे चोरी किए हुए एंटिक्स यून की वजह से ही मिले हैं और यून भी ये क्रेडिट बढ़ चढ़कर ले रही थी। इंटरव्यू के बाद यून को कैंग का कॉल आता है। यून कैंग से पूछती है, तुमने मेरे नाम से ये सारा काम क्यों किया? कैंग कहता है, क्योंकि शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं अभी एयरपोर्ट में तुमसे मिलने आऊंगा। हम अगली चोरी जापान में करेंगे। इसका मतलब अब कैंग के ग्रुप में यून भी है। अब कैंग को दिखाया जाता है जो अपने गैंग के साथ एयरपोर्ट जा रहा था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।